जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जिस आज़ादी में आज जी रहे हैं हम, जो आज़ादी हमें मिली है, जिन्होंने लड़ाई की है, जो चले गए इस आज़ादी के लिए, उनको याद ना करके आज का युवा किस और जा रहा है कि यहाँ पर अब यूथ नहीं रहा। या कांग्रेस का है या बीजेपी है या हिंदू है या मुसलमान है, कोई भारतीय यूथ नज़र नहीं आ रहा। ये जो आज़ादी हम देख रहे हैं, ये हमारे शहीदों का स्वप्न नहीं था। युवा बेरोजगार है, युवा नशे में पड़ रहे हैं, सरकारें लापरवाह है, सरकारें आज खुद नशे के व्यापारी है। युवाओं का भविष्य सरकारों के हाथ से तो ठीक नहीं होगा। बापू महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर आज़ादी के बाद इस देश में शराब बिकती है तो आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। नमस्कार, खबर विजन न्यूज़ पर पॉडकास्ट विद पूजा में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी जी। स्वागत है सोनी जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले दर्शकों मैं आपको सोनी जी का एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। दरअसल छोटा सा इसलिए क्योंकि वो जब बताना शुरू करेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। दरअसल सोनी जी शहीदों के लिए काम करते हैं और इतना ही नहीं, गरीब व ज़रूरतमंदों की भी मदद करते हैं और 40 सालों से शहीदों के कार्यक्रम करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने खुद के दम पर लोन लेकर अपनी ज़मीन पर शहीद स्मारक भी बनवाया है। सोनी जी क्या कहूँ आपको, एडवोकेट कहूँ या आंदोलनकारी कहूँ या फिर गरीबों का मसीहा कहूँ, क्या कहूँ आपको? एक सभ्य भारतीय, एक सभ्य भारतीय, बिल्कुल क्या बात कही आपने। दरअसल सोनी जी अगर मैं बात करूँ आपके संगठन की, नागरिक सुरक्षा मंच, हाँ जी, तो इसके बारे में मुझे बताएं कि ये संगठन कब शुरू हुआ और इस संगठन को शुरू करने के पीछे आपका क्या मोटिव रहा, कब आपके मन में संगठन के बारे में आया? मैंने 1977 में यूनिवर्सिटी से जयपुर से लॉ किया था जी। मैंने वहाँ वकालत शुरू की हनुमानगढ़ में। तो मैंने ख़ास तौर से ये देखा कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जैसे कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं आवारा पशुओं का आतंक है और सरकारें अपना दायित्व नहीं निभा रही, तो पब्लिक लिटिगेशन को उठाया जाए पब्लिक की तरफ से। कि लोग कोर्टों से घबराते थे, तो नागरिक सुरक्षा मंच के नाम के पीछे यही था कि नागरिकों की सुरक्षा करनी है। यानी जहाँ जहाँ नागरिक अधिकारों का सरकार उल्लंघन करेगी, नगरपालिका उल्लंघन करेगी, पंचायत उल्लंघन करेगी, तो उन मुद्दों को हम राहत दिलाएंगे अदालत के थ्रू। इसलिए इसका नाम नागरिक सुरक्षा मंच रखा है। जी, जैसा कि आपने बताया नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपने ये संगठन तैयार किया, ये मंच तैयार किया। शहीद स्मारक का भी मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि आपने अपने दम पर लोन लेकर अपनी ही ज़मीन पर शहीद स्मारक बनवाया। कब आपके मन में आया और क्या सोच थी आप? ये मैंने 67 में, मैं भी है परिपक्व था, शहीद आजम भगत सिंह की शहीद फिल्म जो पुरानी मनोज कुमार की थी, वो मैंने देखी थी। वो मेरे जहन में एकदम से समा गई। इस देश की आज़ादी के लिए और हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं सही है, अपने प्राणों की आहुतियाँ भी दी। लेकिन मैं बीए तक आर्ट्स का स्टूडेंट भी रहा और है, मैंने पाठ्यक्रम में इन लोगों के बारे में कहीं कुछ देखा नहीं। तो तब मैंने ये संकल्प किया है कि देश के जितने भी देश भर में जो सही इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, अमानवीय यातनाएं से, उन सब का इतिहास इकट्ठा करके और एक संकलन तैयार करूँगा और एक ऐसा शहीद मंदिर बनाएंगे जिसमें इन लोगों की प्रतिमाएं होंगी, नीचे इतिहास लिखा होगा, ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता चले इस देश की आज़ादी हमें शहीदों के खून से मिली है, मुफ्त में नहीं मिली कहीं से। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आज़ादी है हमें कहीं ना कहीं हमारे जो क्रांतिकारी जो लोग रहे हैं उनकी वजह से मिली है। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, लेकिन वो आज इतिहास के पन्नों में दब के रह गए हैं। बिल्कुल, आज हमारे इतिहास में भले ही इतना सब कुछ हुआ हो, उन सबको परे रखकर आज का युवा इन सब पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो आपका संगठन इस और युवाओं को ध्यान देने के लिए, या उनके जो इतिहास में उन्होंने काम किए हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जिस आज़ादी में आज जी रहे हैं हम, जो आज़ादी हमें मिली है, जिन्होंने लड़ाई की है, जो चले गए उस आज़ादी के लिए, उनको याद ना करके आज का युवा किस और जा रहा है। तो आपका संगठन इसमें कैसे युवाओं को जोड़ता है?
हम एक तो कार्यक्रम करवाते हैं जिसका नाम है क्रांति ज्ञान प्रतियोगिता। जी। उसमें हम लोग प्राइज़ देते हैं बच्चों को। स्कूल में कापियाँ हैं, पेन है, तो बच्चों को हम बिठा के, जो बड़े बच्चे 12वीं से बड़े हैं, उनको हम शहीदों के बारे में प्रश्न करते हैं और फिर बच्चे उत्तर देते हैं उनको। तो इस माध्यम से हर कॉलेज में, हर स्कूल में लगभग साल में एक दो कार्यक्रम हम करवाते रहते हैं। इससे क्या है कि एक अवेयरनेस आती है बच्चों में कि इतिहास में कुछ लोग थे। उसके लिए चूँकि उनकी किताबों में तो कुछ है नहीं, तो हम लोग पहले से उनको एक 150 पेपर प्रश्नों का उत्तर सहित उनके कॉलेजों में दे देते हैं, स्कूलों में, कि ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो बच्चों को अब तो मैंने इस पर एक किताब लिख दी है ताकि मैटर बच्चों को एक जगह मिलते हैं। और एक हम प्रतियोगिताएं करवाते हैं। हर वर्ष हम उसे निवाला बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त की समाधियाँ हैं, वो हम नमन करके आते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। तो ये सारे इसी माध्यम से हम जितना हमारे से हो रहे हैं हम कर रहे हैं। 40 सालों से आप शहीदों के कार्यक्रम करवा रहे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा नहीं रहा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब युवाओं को जो है युवा रहने नहीं दिया गया। स्वतंत्र युवा बहुत कम रहे हैं। या तो युवा को राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ मोड़ लिया, या तो इस पार्टी के फॉलोवर है या उस पार्टी के फॉलोवर है। और जब उस पार्टी के नेता बेईमान हैं, इस पार्टी के नेता बेईमान हैं, उस पार्टी का यूथ उनके खिलाफत नहीं करता, तो यूथ, इंडिपेंडेंट यूथ रहा ही नहीं, बहुत कम रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मैं कमी महसूस करता हूँ कि यहाँ पर अब यूथ नहीं रहा। या कांग्रेस का है, या बीजेपी है, या हिंदू है, या मुसलमान है, कोई भारतीय यूथ नज़र नहीं आ रहा। 1-2% इक्के दुक्के साथी मिलते हैं तो उनको हम जोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। एक तरफ इतनी बड़ी बात कही जाती है कि जो युवा है वो देश का भविष्य है, वो तो ठीक है, इतनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं युवाओं को इस्तेमाल करके राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है 7%। तो ऐसे में तो हमारे देश का कहाँ भला होगा, कहाँ विकसित भारत संकल्प की जो हम बात करते हैं, कहाँ हमारा देश आगे बढ़ेगा? सही मायने में अगर कुछ लोग जुड़ जाए हमारे से, लगभग 2-1 लाख लोग, तो एक ऐसी जागृति पैदा की जा सकती है कि युवाओं का ध्यान इस तरफ लाया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र ने अपने वक्तव्य में ये कहते रहे हो कि ये युवाओं का उत्तरदायित्व है। जब शीर्ष का नेतृत्व अपनी दायित्व नहीं निभाता है तो युवाओं को आगे आना चाहिए। शहीद आजम भगत, सभी शहीदों का यही मैसेज था। अशफाक उल्लाह खान साहब का भी था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी था कि युवाओं को एक भारतीय बनकर और इस देश के भविष्य की सोचनी चाहिए, अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो इसके प्रचार प्रसार से जो युवा में एक जागृति आएगी। निस्संदेह भारतीय युवा कभी निष्क्रिय नहीं रहा है, देर सवेर युवा जागेगा, क्योंकि गति जो है वो समय का धर्म है और गति आएगी कभी। और एक तीसरी आज़ादी की लड़ाई युवाओं को और लड़नी है, युवाओं को तैयार रहना चाहिए इस लड़ाई के लिए। अन्यथा ये जो आज़ादी हम देख रहे हैं ये हमारे शहीदों का सपन नहीं था। ये आज़ादी जो जिस रूप में दिख रही है, युवा बेरोजगार है, युवा नशे में पड़ रहे हैं, सरकारें लापरवाह है, सरकारें आज खुद नशे के व्यापारी है, युवाओं का भविष्य सरकारों के हाथ से तो ठीक नहीं होगा। आपने बहुत बड़ी बात कही नशे वाली। आज सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, और कहीं ना कहीं हमारे भारत में इस कदर युवा आज का नशे की गर्त में जा रहा है कि वो अपना आगे आने वाला कल और आज दोनों खराब कर चुका है। ऐसे में आपके संगठन ने भी, जहाँ तक मुझे याद है, एक मुहिम छेड़ी थी नशे से दूर करना आज के युवाओं को। तो इसमें आप कहाँ तक सफल रहे? उसमें सफल रहे हम। हमारे एक साथी आशीष गौतम ने नंगे पैर सर्दियों में एक यात्रा की थी, गांव-गांव में जाके। उससे जो नशेड़ी बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया भी हमारा बच्चा नशा कर रहे हो रहा है। तो हम लोगों ने भी, जो लोग नशा बेच रहे हैं हमें उनके बारे में बताइए, लोग डरते हैं। तो हमने एसपी को बताते हुए ये लोग यहाँ नशा हो रहा है। लेकिन ये एक ओपन सत्य है कि पुलिस की मदद से नशा बिकता है ये जो सेंटर है। तो अब हर बार घोषणा होती है कि नशे मुक्ति केंद्र बनाए जाए,
लेकिन आपको ताज्जुब होगा अपने राजस्थान में एक या 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है ही नहीं। और आवश्यकता ये है भी जो बच्चे आज नशे की तरफ जा रहे हैं उनको बजाय नशेड़ी घोषित करने के उनको सामान्य जो है वो पर आगे लाया जाए दौर में, बच्चों का खेल की ओर, बच्चों का और गतिविधियों में ध्यान बटाया जाए। ऐसा सरकारें हमारी निष्फल रही है। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे पाती है? आपका नज़रिया क्या कहता है? क्योंकि आज जिस प्रकार राजस्थान में तो चलन है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, सरकारें आती है, घोषणाएं करती है, योजनाएं करती है, बजट निकालती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, दावे होते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार उनकी बन जाती है, उनका समय होता है, उनका पीरियड जब चलता है तो दिखता कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। हकीकत आप थोड़ा सा देखिए कि आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही और बापू महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर आज़ादी के बाद इस देश में शराब बिकती है तो आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बड़े शब्द थे। लेकिन आप देखो सेंटर का बजट उठा लो, स्टेट का बजट उठा लो, उनकी सरकारी आय का मैक्सिमम जो आय है वो नशे से पैदा हो रही है। ऐसी सरकारें जो चल नहीं रही नशे की आय से हैं वो कैसे नशा बंद करेगी? तो कहने को तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया, ओथ दिला दी, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं फार्म भरवा दिया, जबकि सारे ओथ लेने वाले जानते हैं कि वो सारे ड्रिंक लेते हैं। आज हमारे बॉर्डर एरियाज पे सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है, व्यापार हो रखा है एक तरीके से, ये तो स्थिति बहुत भयावह है। भयानक है जी। अगर मैं बात करूं आपके निजी रूप से सार्वजनिक मुकदमे की, चूँकि आप पेशे से एक वकील भी है, तो होने के साथ साथ मैंने जहाँ तक पढ़ा है आपके बारे में देखा है कि आप निःशुल्क जो है वो मुकदमे भी लोगों के सुलझाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो ऐसे में आपका गुजर बसर कैसे हो पाता है? आप क्या सोच करके लोगों की मदद करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है ना कि वकीलों का तो जहाँ नाम आता है तो पहले वो फीस की बात करते हैं, लाओ भाई साहब पैसा दो, उसके बाद में आगे का आपका सोचेंगे, फिर वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। लेकिन आपकी सोच अलग है। ये दायित्व बोध अब अगर मेरे में है तो मैं उसका तो क्या कहूँ, क्योंकि अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। पंजाब से गटर का, शहरों का, फैक्ट्रियों का पानी नहर में डाला जाता है, वो अपने इंदिरा गांधी कैनल में आता है, हम पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जहरील है। उसके लिए मैंने लोक अदालत में एक याचिका फाइल की हमारे मंच की तरफ से। हमारी एक संस्था और है सावधान, जिसके प्लेटफॉर्म पर हम लिटिगेशन करते हैं जी कि ये पंजाब का पानी नहीं आना चाहिए, दोनों सरकारों को बाध्य किया जाए। लोक अदालत ने आदेश दिया, 15 साल हो गए, और राजस्थान गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए कि आप अपने खर्चे से वहाँ पे जो है वो लगाइए स्टेशन वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, फिर नहर में पानी आए। उसका बजाय उस पर अमल करने के सरकार भाग के आगे रिट में, रिट एडमिट नहीं हुई। 15 साल हो गए, 2 बार बीजेपी आ गई, 1 बार कांग्रेस आ गई, लेकिन रिट का जो है ना वहाँ अपोज दोनों पार्टियां कर रही है। और आज भी वो समस्या आज भी हल है, मैंने एग्जीक्यूशन डाल रखी है, लेकिन सरकारें भी फेल है और कोर्ट भी फेल है, तो सरकारों के आगे कुछ नहीं कर पाता। जी। आज़ादी के समय की मैं बात करूँ तो आज़ादी के समय जब आंदोलन होते थे तो हमेशा हर समुदाय के व्यक्ति एक साथ मिलकर, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते थे। बिल्कुल। और आज देखा जाए तो धर्म के खिलाफ ही लड़ाई हो गई है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है। तो क्या आज़ादी इसलिए हमने ली थी? आज़ादी हमें इसलिए, हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने आज़ादी हमें दी, वो इसलिए दी थी, इस दिन के लिए दी थी? ये तो मैं कह रहा था आपसे कि आज़ादी का जो उन लोगों ने जो सपना देखा था कि आज़ादी के बाद इस देश में युवा आगे आएंगे, बेरोजगारी नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ उपलब्ध होगी, वो आज़ादी वो थी। लेकिन आज तो इसमें दो राय नहीं है कि युवा में ये प्रवृत्ति डाली जा रही है, युवाओं को लड़ाया जा रहा है। हम जानते हैं कि दंगे सरकारें ही करवाती है, ये भी करवाती है, पहले वाली भी कर साहब, इनका एक वो इनका क्या कहेंगे हम, इनका कार्यक्रम ऐसा होता है। वरना क्या हिंदू का मुसलमान खाने को रोटी नहीं है, घर का घर चल नहीं रहे है, क्या जाति धर्म क्या करेगी? अरे पहले इनको इंसान बनने दो, वो तो कोई सोचता नहीं। ऐसा होता है कि कहीं बैठे हुए हैं 2 दोस्त, किसी ने यदि अगर कोई मुस्लिम है दूसरा हिंदू है, यदि उसने कुछ भी ऐसी बात बोल दी तो वो उस पर हावी हो जाता है, एक दूसरे से मारा पीटी करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि धर्म बाद में, लेकिन उससे पहले हम एक इंसान है। ये भूल जाते हैं ना सारी, यही तो याद रखने की चीज़ है। अब आज
इतना ज़्यादा देश का माहौल खराब हो गया। एक आपने देखा होगा, आपका इस मामले में भी एक रेप की घटना होगी या मारपीट की घटना होगी, ये नहीं पूछा जाता अभी घटनाएं क्यों हुई, मरने वाला हिंदू था, मारने वाला हिंदू था या मुसलमान, पहले ये पता लगाया जाता है, फिर उसको आगे ले जाया जाता है मैटर को। जब मानसिकता फैला दी गई तो है तो सारे इंसान ही जी। तो जैसा ये यूथ हो बनाएंगे, यूथ बनता जाएगा। इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब कोई घटना घटित होती है, रेप मामले ऐसे होते हैं, तब भी राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं। अगर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं, उस दरमियान साथ मिल करके जब सरकार को लड़ना चाहिए, हिम्मत से अपराध को मुक्त करना चाहिए, उस वक्त भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये तो सरकार दायित्व अपना निभा नहीं रही है। ये तो भगत सिंह जी ने अपनी डायरी पर दिया, भगत सिंह जी ने लिखा है कि अगर सरकारें अपना दायित्व नहीं निभा रही है तो उनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इतना हमारा यूथ भगत सिंह की ये चीज़ें पढ़े ना कि भगत सिंह ने कानून को डिफाइन किया है कि कानून कैसा होना चाहिए, और भगत सिंह जी ने ये भी बताया सरकारें कैसे होनी चाहिए। उसको आप पढ़ोगे तो यही चीज़ निकल के आएगी कि उन्होंने क्रांति का अधिकार भी अपनी डायरी में लिख के छोड़ के गए। अब युवाओं को वो पढ़ाया जाना चाहिए। जब आप युवाओं को भगत सिंह पढ़ाएंगे ही नहीं या आज तक पढ़ने नहीं दिया तो फिर युवा लेके प्रेरणा लेंगे कहाँ से? उनके सामने आदर्श तो होना चाहिए जी। मैं बहुत बार बच्चों को बुलाता हूँ, वहाँ पे बस्ती के बच्चों को भी बुलाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटो बच्चों आज अपने घर में तस्वीर लगानी है आपकी, इतने नेता हैं अपने, तो आप किसी को पसंद करोगे? आपको ताज्जुब होगा, सब पे गर्दन हिला देते हैं, इनमें से कोई नहीं, नोटा। क्रांतिकारियों के परिवार की मैं बात करूं तो क्रांतिकारियों के जो परिवार है उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, क्या वो आज मिल पाता है? कहीं नहीं मिल पाता। आप पढ़ोगे ना आपको रोना आ जाएगा जी। कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना आपने जी। वो लिटरली अपनी बहन शास्त्री देवी के यहाँ पर हथियार बांध कर और इधर उधर ले जाया करते थे, उनका घर नीलाम हुआ। सुखदेव जो भगत सिंह के साथ थे उनका मकान कितने वर्षों तक कोड़ कर रहा और खंडर बन रहे हैं। भगत सिंह जी का मकान जो खड़खड़ कल्ला में है, गिरने के औजार उस पे है। सरकार को कुछ भी नहीं समझ, परिवारों को तो क्या, परिवार कुछ संभाला ही नहीं। उनको चाहिए था, उनका दायित्व था। हमने संविधान में लिख दिया 42nd अमेंडमेंट में कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी है, जो इस आज़ादी के लिए जो लड़े हैं, उनकी हम स्मृति बनाए रखेंगे। लेकिन बना कहाँ रहे हैं? अब आज 23 मार्च था, प्रोग्राम हो गए, 23 जनवरी को हो जाएगा। बाकियों को इनको पता ही नहीं सर कितने शहीद हुए हैं, इनका उनको पता ही नहीं। इनको 19 दिसंबर को क्या बात, वरना उनको 19 दिसंबर को तो सबसे पहले मनाना चाहिए जी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रसवाकुल्ला खान राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। अब अगर हम बात करें तो हमें किन किन प्रयासों की ज़रूरत है जिससे कि सभी शहीदों का सपना पूरा हो सके? मूल मुद्दे हैं इस देश के कि सबसे पहले शिक्षा का तरफ ध्यान दिया जाए, फिर रोजगार की तरफ, और फिर जो मूलभूत आवश्यकता है हमारी जैसे स्वास्थ्य की है, इन सभी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाए अन्य कामों के बजाय, ताकि पहले लोगों को ये महसूस हो सके कि हमारी आधारभूत आवश्यकताएं तो पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि देश में एक तरफ वो भारत है जहाँ मल्टी बिल्डिंग्स है, एक तरफ फुटपाथ पे पड़ा है 40% भारत, कुपोषण के शिकार है लोग। तो ये पहले दूर होना चाहिए, सबके खाने पीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का होना चाहिए। महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच अंतर बताकर हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरे में मनभेद वाला बताया गया है, इस पर आपके क्या विचार है? क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मनभेद नहीं है, तो दोनों का टारगेट एक ही था, इस देश की आज़ादी। और शायद सारे आपके दर्शक जानते होंगे कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन संभाला था अपने हाथ में, तो उस समय इस देश के 40,000 युवाओं में से 25,000 युवा जो है वो कॉलेज छोड़ के और महात्मा गांधी के साथ उतर गए थे सड़क में, जिस पे भगत सिंह जी भी एक थे। 1 साल के बाद जब आंदोलन वापस हुआ तो युवाओं में जोश होता है, युवाओं की ये सोच थी भी अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा, और जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हथियारों से इनको मारेंगे नहीं, ये देश छोड़ने वाले नहीं है। और आज अध्ययन के बाद मेरा ये सोचना है कि महात्मा गांधी ये सोचते थे भी अब अंग्रेज़ों से लड़ने का मतलब युवाओं को मराना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो वो ये सोचते थे भी धीरे धीरे ताकत बढ़े और समय आने पर कुछ हो। तो अब थोड़ा सा इस पर लिखा नहीं गया है कि जब आखिरी समय में 9 अगस्त 1942 को जब करो या मरो का बापू नारा देता है तो हम सब समझते हैं उसका मतलब क्या है। भाई या तो आज़ादी लेके रहेंगे या फिर मर के रहेंगे। तो ये आखिर जाके यही बात भगत सिंह जी का था, आज़ादी लेंगे। तो रास्ते अलग अलग थे, मंजिल एक ही थी, गांधी जी की परिपक्व सोचती थी और युवा जो है वो कभी खतरे को खतरा मानते नहीं था। ये है, बाकी कोई अंतर नहीं। जी। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो आज के युवाओं को यही संदेश है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जी और भगत सिंह, इन लोगों का अध्ययन कर लीजिए। उन्होंने अपनी डायरी में, अपनी वसीयतों में आपके लिए ये मैसेज छोड़ के गए हैं कि जब शीर्ष के नेता अपना नेतृत्व नहीं कर रहे हैं ढंग से तो आप आगे आइए और अपना दायित्व संभालिए, इस देश को संभालिए। आज़ादी हमें शहीदों के खून से मिली है, इस आज़ादी को बचाइए और आगे आइए और इस राजनीतिक दलों से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की तमाम जानकारियों के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए।